Hello. You're coming there, right? Come on, sir. You don't even have to ask me. The biggest names, the biggest ideas, the future of media is going to be shaped right here. But who exactly is going to be there? Global leaders, entertainment's के sharp minds और innovators who are breaking boundaries. Music हो, cinema या live performances, past, present और future icons, सब यही मिल रहा है. यार सब कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के बारे में? This isn't just about entertainment. The biggest deals, investments, collaborations, this is where they happen. But who's actually leading the conversation? The Prime Minister himself is sitting down with industry leaders, shaping global policies and partnerships. PM is involved. So we're talking about setting global standards, shaping the future of the industry. Wow. Exactly. Global leaders, tech giants, creators, and investors. Everyone who is shaping the future of media is coming together. But what else is happening? From AI-driven storytelling, virtual production, and next-gen content creation. All of it together on one global stage for the world to witness. इतना कुछ बदल रहा है, लेकिन ये सब क्या क्रिएटर्स के लिए सच में मतलब रखता है? Really, नए platforms, बड़े collaborations, a global audience. It's about breaking boundaries and taking creativity to places we never imagined. So this isn't just another event. This is where industries actually transform. Exactly. This is where ideas become reality. The biggest stage, the sharpest minds. I'm definitely in. Are you? मीडिया का मतलब टीवी, रेडियो और डिजिटल ही नहीं है. इसी तरह एंटरटेनमेंट मतलब सिर्फ फिल्में, टीवी और ओटीटी ही नहीं है. आज इन दोनों के इतर इसमें वीएफएक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, जैसे गेमिंग. और अगर ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाएं, जी हाँ, देश में पहली बार मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के 10 बड़े वर्टिकल्स का एक महाकुंभ होने जा रहा है. यह मुंबई में 1 से 4 मई के बीच होगा और इसको आयोजित कर रहा है भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय. आज इस महाकुंभ के बारे में हमसे बात करेंगे भारत सरकार के इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के 2013 बैच के ऑफिसर श्री आशुतोष मोहले जी. वे सूचना प्रसारण मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और वेव्स 2025 के नोडल ऑफिसर हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मास्टरमाइंड्स में आशुतोष जी. सर, ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 वेव्स, सर व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, जो बॉम्बे में 1 तारीख से 4 मई के बीच में होने वाला है, तो ये क्या, इसके पीछे अवधारणा क्या है? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है. आपने देखा होगा कि भारत जो है क्रिएटर्स का देश है, इनोवेटर्स का देश है. हमारे यहाँ पहले से ही एक कहानी सुनाने की प्रथा रही है. अब क्या है, कहानियां वही हैं, बस मंच अलग हो गए हैं. अब तो उसी मंच को एक स्वरूप जो है वेव्स प्रदान करता है. जैसे आज के ज़माने में फिल्म्स के अलावा अगर आप देखिए तो वीएफएक्स है, एनिमेशन है, जनरेटिव एआई है, कॉमिक्स है और गेम्स हैं. ऐसे बहुत सारे और मनोरंजन के साधन हो गए हैं और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे क्रिएटर्स हैं इन सब इस इंडस्ट्री के. उन क्रिएटर्स को मंच प्रदान करता है वेव्स. आप कॉमिक्स अच्छी बनाते हैं, आप अच्छी एनिमेशन करते हैं, आप वीएफएक्स करते हैं, आप साउंड है, आपका अपना बैंड है, आप बहुत अच्छी वीडियोग्राफी करते हैं या आप बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, तो इन सब चीज़ों को एक मंच प्रदान करता है वेव्स. ऐसे सभी क्रिएटर वेव्स पे आ सकते हैं और अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं. इसमें सर इट्स अ ग्लोबल इवेंट, तो इसमें कितने देशों से लोग आ रहे हैं और उनको क्या मिलेगा? जो वेव्स है इसमें इट्स अराउंड द ग्लोब कंपटीशन. ये हमने इसमें जो चैलेंजेस किए थे, अभी क्रिएट इन इंडिया चैलेंज 1 सीजन 1 जो था हमारा, इसमें हमने लगभग 5 महाद्वीपों से देखा कि प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और छोटी छोटी देश जिसका आप विश्वास नहीं करेंगे. जैसे एक हमारा चैलेंज है हैंड हेल्ड वीडियो गेम डिजाइन. उसमें आपको एक हार्डवेयर बनाना होता है पूरा वीडियो गेम का. ऐसा उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों को डिजाइन करना है. तो उसमें कि हमने देखा कि नामीबिया, लीबिया और इस टाइप और ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो दक्षिण अफ्रीका
और ऐसे देश जहाँ पे हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा अभी प्रचार प्रसार नहीं, वहाँ से भी हमारे पास एंट्रीज आई। हमारे पास थाईलैंड, चाइना और जगह से हमारे पास प्रतिभागियों ने वैश्विक रूप से हिस्सा लिया। और जो वेव समिट में हमारी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, हमारे जो मास्टर क्लासेस हैं, डिस्कशंस हैं, उसमें दुनिया भर के सीईओज हमारे आ रहे हैं, जैसे गूगल के सीईओ, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण है, मेटा, ओपन एआई, इन जो दुनिया भर की तमाम टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं जो मीडिया एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स में वर्चस्व रखती हैं, वो उनके प्रतिनिधि हमारे यहाँ वेव्स में आएंगे। और साथ ही पीएम हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी इन सीईओज के साथ एक राउंड टेबल होगा, जिससे ये इस इकोसिस्टम की हमारी पॉलिसी ड्रिवन जो अप्रोच है उसमें भी बनाने में भी बहुत मदद मिलेगी। तो ये एक ऐसा इवेंट है जो न केवल प्रतिभा को मंच प्रदान करता है, बल्कि ये ऐसे डिस्कशंस, ऐसे विचार विमर्श को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे हम आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो ये इकोसिस्टम बन रहा है इसको और ताकत और ऊर्जा देने के लिए पूरा इकोसिस्टम निर्माण कर सकें, उसकी पॉलिसी निर्माण करें, उसका भी मंच प्रदान करता है। अभी भी हमारा जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल से इट्स आल्सो काउंटेड इन वन ऑफ मतलब वर्ल्ड लीडर्स में काउंट होती है। जो हमारी कुछ फिल्में हैं जो ऑस्कर्स में लगातार काउंट कर रही हैं, जो हमारे वीएफएक्स हैं वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हैं। तो इस पूरे समिट से भारत को क्या संभावनाएं दिखती हैं, भारत की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए? तो अभी आप जैसे हमारी लेटेस्ट जो फिक्की और ईवाई की एक रिपोर्ट थी, उसमें ये चीज सामने आई कि ये जो एवीजीसी और एक्सआर का जो सेक्टर है, वीडियो गेम्स, कॉमिक्स, एक्सआर, एनिमेशन, इसमें कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें 28% CAGR जो होता है आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसका आपको इतना ग्रोथ रेट है, 28% की संभावना है। यानी कि और ये एक ऐसा सनराइज सेक्टर है इंडिया के लिए भी, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रतिभा बहुत है, लेकिन प्रतिभा अभी सही जगह चैनल होने शुरू हुई है। तो अभी ये वेव्स मंच ऐसा मंच प्रदान करेगा कि यहाँ पे जो हमारे पास क्रिएटर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, जो कॉमिक्स है, जो वीडियो गेम सेक्शन है, अभी हमारे पास क्या है कि अच्छे एनिमेटर्स हैं पर उनको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। बाहर जैसे आप हॉलीवुड में देखेंगे बहुत सारी एनिमेशन फिल्म्स बनती हैं, इंडिया में एनिमेशन फिल्म्स का बाजार अभी छोटा है, पर जब ये एनिमेटर सामने आएंगे, इनको अवसर मिलेंगे, तो इंडिया में भी एक उस टाइप की डिमांड बढ़ेगी। तो वेव्स उस डिमांड को भी बढ़ाएगा और सप्लाई को भी बढ़ाएगा। तो एक नई इकोनॉमिक बूम जो है आप इस सेक्टर में देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल क्रिएटर्स अवार्ड्स दिए थे, तो जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इस बार इससे अभी तक जो आपके पास एंट्रीज आई हैं, तो उसमें लग रहा है कि कितने उन क्रिएटर्स ने जो जिनको अवार्ड मिले थे या उनके इतर कितने और लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने का प्रॉमिस किया है? देखिए, अलग अलग अवार्ड्स हैं इस बार क्रिएट इंडिया चैलेंज में। पहले जो हमारे अवार्ड्स थे, जैसे एक हमारा कंटेंट क्रिएटर अवार्ड्स जो मिले थे, वो यूट्यूब में और जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे रिलेटेड थे। अब हमने इस बार क्या किया है, उसका दायरा बहुत विस्तृत किया है। यानी कि जो हमारा क्रिएट इंडिया चैलेंज है उसमें आप देखेंगे तरह तरह के हैं, जैसे जनरेटिव एआई है, एनिमेशन है, पोस्टर मेकिंग है, कॉमिक्स मेकिंग है, ड्रोन वीडियो शूट्स हैं, बैंड बैटल ऑफ बैंड्स है। तो अलग अलग तरह के क्रिएटर्स, यानी कि कोई म्यूजिक बना रहा है, कोई एनिमेशन है, कोई वीएफएक्स है, तो इन टाइप के क्रिएटर्स को भी अब हम इस मंच पे पुरस्कृत करेंगे। यानी कि हमारे जो इसमें प्रतिभागी हैं, जब इन लगभग 35 जो हमारे चैलेंजेस हैं, इसमें 85,000 के अराउंड हमारे टोटल लगभग इतने हमारे प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है अलग अलग देशों से और हमारे भारत से भी। तो इनमें आप देखेंगे ये जो हमारे चैलेंज है उसमें एक नई कैटेगरी के अवार्ड्स भी इस बार दिए जाएंगे क्रिएट इंडिया चैलेंज में। आपने जो गेम्स की बात की, तो उसका जो रोड टू गेम्स कंटेस्ट हुआ था, उसमें भारत के ही करीब 1650 कॉलेजेस से करीब 175 सिटीज से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो उसमें मेरे ख्याल से आप लोग शायद उसको अवार्ड भी दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड इट्स अ क्वाइट मतलब एक सब्सटेंशियल अमाउंट है जो फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड प्राइजेस को मिलेगा अवार्डीज को। तो इस तरीके से एक तो ये ग्रेट इंडिया गेम्स रोड टू गेम्स चैलेंज था। इसके अलावा और कौन कौन से कंटेस्ट हुए हैं? इसके अलावा जैसे मैंने अभी एक बताया था, हैंड हेल्ड वीडियो डिजाइन कंपटीशन है, फिर XR VR का हमारा कंपटीशन हुआ, जिसमें बच्चों ने ऐसी डिवाइसेस बनाई जिनको आप हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, जिसको आप जैसे आप चंद्रयान की लैंडिंग देखना चाहते हैं कि
कैसा महसूस होता है जब आप चंद्रयान पे लैंड करते हैं, तो आप वो डिवाइस लगा के फील कर सकते हैं उस चीज को, वर्चुअल रियलिटी। जैसे आप चाहते हैं कि मैं किसी चीज को, जैसे मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो ऑपरेशन करते समय वो ऐसी एक्सटेंडेड डिवाइस है जो आपको हेल्प कर सकती है, बता सकती है, आपको सिखा सकती है। ऐसे इलेक्ट्रीशियंस हैं, और जैसे आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो आप घर को जाके विजिट करेंगे पूरा। जब आप वीडियो देखते हो तो उसको आप 2D में देखते हैं, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव आपको नहीं समझ में आएगा कि वो कितना बड़ा। बट ये जो हमारे XR VR के चैलेंजर्स हैं, उन्होंने ऐसी डिवाइस बनाई है कि आप सामने उस बिल्डिंग में इंटर कर सकते हैं, उसके आप दरवाजे खोल के उसका पूरा साइज आप एक लाइव व्यू देख सकते हैं। फिर ऐसे ही हमारा एक ड्रोन दीदी जैसे है, एक ड्रोन व्यू कंपटीशन है कि इंडिया को आपको ऐसे शूट्स लेने हैं जो आपके ड्रोन से दिखाए कि इंडिया की जो खूबसूरत लोकेशन है उनके आपको शूटिंग करनी है। बैटल ऑफ बैंड्स में हमारे अलग अलग जो म्यूजिक हमारे जो घराने हैं उनके भी कॉम्पिटिशन्स हैं, उनको नई धुन और नए सिम्फनीज जो है वो भी एक कंपटीशन है। फिर कॉमिक्स आप देखेंगे कि अभी बीच में कुछ साल पहले तक कॉमिक्स जो थी इंडिया में थोड़ा सा डिक्लाइन पे थी, बट अभी क्या है कि एक नया बूम आया कॉमिक्स में। इंडिया में एक नई जनरेशन जो है वो फिर से कॉमिक्स को पसंद कर रही है, तो अब इसमें कॉमिक्स रिलेटेड कंपटीशन भी है कि बच्चे कॉमिक्स बना रहे हैं। फिर ऐसे AI अवतार्स हैं, बच्चे AI अवतार्स बना रहे हैं कि ऐसा AI अवतार जो पूरा आपको मॉडल कर सके। मतलब आप ये देखेंगे कि आपने अपने इनपुट दिए, आपने अपने बोलने के हाव भाव के इनपुट दिए, और बिल्कुल सेम आपका एक AI अवतार जो आपकी तरह हूबहू बोल सकता है। इस टाइप के भी कॉम्पिटिशन्स हैं। तो ये एक विस्तृत रेंज है, और जो कुछ चीजें हमारी कल्पना में हो सकती हैं, कुछ चीजें कहते हैं कल्पनातीत हैं, तो ऐसी चीजें भी यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। तो जो जिसके सबसे ज्यादा इधर बातचीत हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और अभी आपने बताया भी कि कई ऐसी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां, OpenAI जैसी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कोई कंपटीशन है जो मीडिया में वो पार्टिसिपेट? हाँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि AI अवतार क्रिएटर है जो आपकी AI की मदद से किसी भी इंसान का जो हम एक अवतार, मतलब एक हम अगर अवतार क्रिएट करना चाहें उसको हूबहू उस टाइप से, या अगर हम एक चीज बताएंगे, जैसे आपने देखो न्यूज एंकर्स होते हैं, AI अवतार वाले आजकल न्यूज एंकर्स यूज हो रहे हैं, जो कम्प्लीटली एक हमारे भी DD के कुछ चैनल्स में हमने ऐसे एंकर्स हैं जो AI अवतार है। उससे क्या होता है कि आप एक अपने दिमाग की थिंकिंग से एक आप पूरा एक रियल पर्सन ऑन द कैमरा क्रिएट कर सकते हैं, जो उसमें कैपेबिलिटी ऐसी होती है कि जैसे आप कोई एनिमेशन बनाते हैं तो एनिमेशन में आप प्रोग्रामिंग करते हैं, यू कोड, आप उसमें कोड करके डालते हैं कि उस एनिमेटेड कैरेक्टर को क्या बोलना है। बट जो AI अवतार का कंपटीशन है, AI अवतार जो होते हैं उसमें सिचुएशनल रिएक्शन होती है। जैसे अगर आप उससे कुछ पूछ रहे हो तो वो आपको उस टाइप से जवाब देगा, वो स्माइल भी करेगा, हाँ, फ्रॉन भी कर सकता है, तो ये कैपेबिलिटीज भी आपको यहाँ वेव्स में हमारे दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की तो लिमिटेशंस हैं। तो मान लीजिए रात को 12 बजे कोई न्यूज आ रही है तो एंकर अपने घर से दौड़ के आए तो वो टाइम लगेगा। अगर आपके पास AI एंकर है तो आपने बस उसको प्रोग्राम किया, जो भी आपने फीड किया वो एज इट इज न्यूज पढ़ के सुना दी। दूसरी एक खासियत ये भी होती है कि हमारा देश जो है बहुभाषीय देश है, हर भाषा के अलग है। तो इन AI अवतार्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि ये विभिन्न भाषाओं में, अगर आपने उसको एक टेक्स्ट इनपुट दिया तो वो उसको विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुत कर सकता है, जो आप सिंगल एक न्यूज रिपोर्टर से नहीं करवा सकते, वो आप एक AI अवतार से करा सकते हैं। एक चीज तो यह, दूसरा जब हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो इसमें शायद एक वेबएक्स जो आपका एक्सेलरेटर का मॉडल है, जिसमें मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्टअप्स को फंडिंग पहली बार यहाँ से मिलेगी। तो वो किस मॉडल पे काम करेगा? क्या सरकार फंडिंग करेगी या प्राइवेट फंडिंग्स अवेलेबल है? इसमें क्या है बेसिकली कि जो वेवएक्स हमारा स्टार्टअप एक्सेलरेटर है, इसमें हमने एक मंच प्रदान किया है जो M&E स्टार्टअप्स हैं उनको, और जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं। इसमें ऐसा है कि हमारा जो ये मॉडल है, इसमें सरकार जो है एक फैसिलिटेटर की भूमिका में है, क्योंकि सरकार अभी ये प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ हम लोग मिलके चल रहे हैं। तो प्राइवेट इंडस्ट्री के जो टॉप VCs हैं वो हमारे साथ आएंगे वेवएक्स में। वो ना केवल फंडिंग प्रदान करेंगे बल्कि उनको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मेंटरशिप भी देंगे। हमारा आगे ये प्लान है कि जब हम इसके आगे नई रूपरेखा जब वेवएक्स की बनाएंगे इस समिट के बाद, तो हम इंक्यूबेटर्स का सपोर्ट, यानी कि अगर कोई स्टार्टअप है जिसके पास आइडिया है
पर फंडिंग नहीं है और एक स्पेस नहीं काम करने के लिए, तो हम ऐसे इंक्यूबेटर्स भी तैयार करेंगे कि वो अपना काम पे ध्यान दें और बाकी जो उनका सपोर्ट है, जैसे उनका हाउसिंग का है और उनको जो हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए, वो हम उपलब्ध कराएंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल हम इसमें साथ में लेके चल रहे हैं। तो उससे फंडिंग सरकार भी देगी और प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी? अभी इस समय हमने केवल प्राइवेट इन्वेस्टर्स को रखा हुआ है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। जब हम आगे जब कोई ऐसी पॉलिसीज हम लाएंगे तो उसमें इस पे भी विचार होगा कि सरकार की तरफ से भी ऐसे सपोर्ट्स मिले। इस दिशा में भी विचार जारी है। तो आगे आप देखेंगे कि इसमें ये भी हो सकता है कि सरकार की तरफ से भी फंडिंग मुहैया कराई जाएगी। अभी भी आप देखेंगे तो स्टार्टअप इंडिया, आईडेक्स, ऐसे बहुत सारे और भी सरकार के प्रोग्राम चल रहे हैं जहां पे स्टार्टअप्स को सहायता राशि दी जाती है और फंडिंग दी जाती है। बट मीडिया एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स के लिए फोकस उस पर आगे और अभी विचार चल रहा है और आगे निश्चित रूप से इसमें भी फंडिंग का सपोर्ट हो सकता है। इसके लिए भी आपने सोनी इंडिया से टाई अप किया है, जिसमें जो टॉप के कुछ स्टार्टअप ऐसे होंगे जिनको सेलेक्ट किया जाएगा एंड दे विल बी गिवन डायरेक्ट एंट्री इन शार्क टैंक इंडिया, ऐसा भी है? हाँ, सोनी ने कहा है कि अगर उनको लगता है कि हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स आएंगे, मीडिया एंटरटेनमेंट स्टार्टअप, उनको लगता है कि वो वायबल बिजनेस है और उनका एक वाइडर आउटरीच हो सकता है, तो वो उनको अपने शो पे लेके जाएंगे डायरेक्टली। जैसे आपको क्या संभावना लगती है इसमें, ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट या स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट मिलने की संभावना है वो मीडिया एंटरटेनमेंट को मिलेगी, मीडिया को मिलेगी, एंटरटेनमेंट को मिलेगी, या जो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स हैं, जैसे आपने VR के लिए कहा, AI का कहा या VFX का कहा, दे आर मोस्टली टेक्नोलॉजी ड्रिवन? इस मामले में कोई स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है। जैसे आप एक शेयर मार्केट को देखते हैं जी, तो उसमें कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो कहते हैं ना कि गणितीय रूप से अगर हम उसको बताएं कि कल स्टॉक मार्केट अप जाएगा या नीचे को, वो नहीं कह सकते। तो वैसे इन्वेस्टर्स का भी है। इन्वेस्टर्स को अगर ये लगता है कि जिस जगह पे, जिस आइडिया, भले वो किसी सेक्टर का हो, गेमिंग, कॉमिक्स, एनिमेशन, उनको जब लगता है कि हाँ इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना है, तो उस पर लगाते हैं। तो अभी आप देखिए हमारे यहाँ देश में भी ऐसी स्टार्टअप्स जो VFX की भी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको भी इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। कुछ छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस हैं जो अपना छोटे छोटे शोज बनाते हैं, उनको भी इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है। एवन अगर आप देखें कि जो हमारे कुछ हार्डवेयर कंपनीज हैं जो छोटे छोटे हार्डवेयर बना रहे हैं, स्पीकर्स बना रहे हैं, उनको भी आप देखिए। और हमारे देश में आप देखिए अमन गुप्ता जी हैं जो सोनी में शार्क टैंक में है, एक शार्क की तरह हैं। उनकी खुद की जो हार्डवेयर कंपनी बोट है, उसमें देखिए आप कितना अच्छा उनको इन्वेस्टमेंट मिला और कितना वो आगे तक गए। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे निवेश की अपार संभावना है। इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि वो, उनको लगता है कि इस कंपनी, भले वो किसी क्षेत्र में संभावना है, तो उस पर इन्वेस्ट करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन कि ये जो हम पहली बार देश में हम इतने बड़े स्तर पर एक वेव्स सबमिट कर रहे हैं, जो जिसमें 100 से ज़्यादा देशों के अपने आप 85,000 आपने कहा, मे बी जब तक शुरू होगा तब तक 1 लाख से ऊपर पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे। तो दुनिया में क्या इस तरीके के आयोजन होते रहे हैं या भारत पहली बार ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है? अगर आप देखें तो जैसे दावोस में एक समिट होता है, लेकिन ये एक ऐसा ही इकोनॉमिक समिट है, पर ये क्या है, एक विस्तृत मंच है जो केवल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए फोकस करता है। जैसे फिल्म फेस्टिवल्स आपने देखा बर्लिन में भी होता है, US में भी होता है, इंडिया में भी हमारा IFFI है। बट ये वेव्स जो है एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हर डोमेन के, मीडिया एंटरटेनमेंट का ऐसा कोई डोमेन नहीं है जो अछूता रखा। उसके चैलेंजेस हैं, हमारे पास उनके एग्जीबिशंस हैं, फिर उसके साथ साथ एक ऐसा स्टार्टअप एक्सीलरेटर कंपोनेंट भी है जो इन स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक वेव्स बाजार जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो एक अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो भी गवर्नमेंट बैक, कि जहां एक सेलर है कोई जिसने जिंगल बनाई है, एनिमेशन है, उसका VFX है, कोई भी इस टाइप का जो म्यूजिक या पोस्ट प्रोडक्शन उसकी कैपेसिटी है, वो अपना प्रोडक्ट वेव्स बाजार में ला सकता है और दुनिया भर के सेल बायर्स जो हैं उसमें रजिस्टर्ड, वो वहां से खरीद सकते हैं। तो ये भी अपने आप एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे समिट हो सकते हैं, देश में होते हों जो मीडिया एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो, पर एक इतना बड़ा समिट जिसमें इतने कंपोनेंट्स हों, वो पहली बार है, अनपैरेलल्ड। भारत में शायद इतना लेवल पे, इतना बड़े लेवल पे ये संभव है। आशुतोष जी, आपको वेव्स 2025 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मे बी आफ्टर द समिट इज ओवर,
हम एक बार फिर से आपसे बात करेंगे और आपसे कैचअप करेंगे कि वेव समिट में क्या क्या अचीव किया, कितनी आपके आकांक्षाएं थी और उसमें से कितनी पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।